फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मेक लॉ इजी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के टॉपिक को, जो है राइट ऑफ रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज। तो देखिए, ये वैसे ना इस टॉपिक को हम ऑलरेडी शॉर्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने राइट्स ऑफ मॉर्गेज पढ़े थे। फाइन, आप जो आप प्लेलिस्ट देखेंगे ना, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल में बनाई है। तो उस प्लेलिस्ट से आपको राइट्स, लाइबिलिटीज़, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी दोनों के बारे में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी हम ना राइट ऑफ रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेजर जो है ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ में इसमें जो सेक्शन इससे रिलेटेड है ना, कि कौन सा सेक्शन आपका टीपीए का राइट ऑफ रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेजर से रिलेटेड है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसका मतलब क्या था? राइट ऑफ रिडम्पशन का मतलब क्या है? दिस मीन्स राइट टू रिक्लेम और रिकवर और गेट बैक दी प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी को दोबारा से क्लेम करने की, उसको रिकवर करने की और वापस प्रॉपर्टी को हासिल करने की का जो राइट होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं राइट ऑफ रिडम्पशन। द राइट ऑफ रिडम्पशन इज एनविसेक्ट अंडर Article 60 of the Transfer of Property Act. Under this right, the mortgagor can redeem the mortgaged property after the payment of amount due. तो आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के इसमें ज़रा थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिखा है ना आर्टिकल नहीं है, ये सेक्शन है, ठीक है ना। क्या है? सेक्शन। आर्टिकल आपके सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना आपका, उसमें आपको आर्टिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जितने भी लॉज हैं उनमें आपको सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। फाइन। तो आपका जो राइट ऑफ रिडम्पशन है ना, वो आपका टीपीए के सेक्शन 60 में मेंशन किया गया है। और इस राइट के अंदर जो मॉर्गेजर होता है ना, मॉर्गेजर कौन होता है आपको बताया था मैंने। मॉर्गेजर होता है जो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा है, मतलब गिरवी रखने वाला, या कह सकते हैं जिसे हम बोरोवर भी कह सकते हैं। अब गिरवी रखी है तो उसने कुछ लिया होगा, तभी उसी के बदले तो गिरवी रख रहा है। इसी तरीके से मॉर्गेजी कौन होता है? लेंडर, ठीक है ना, देने वाला, मतलब जिसने कुछ अमाउंट किसी को दिया है, ठीक है, और जिसके पास में प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है, उसे मॉर्गेजी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है, वो मॉर्गेजर के राइट टू रिडीम, जो प्रॉपर्टी का जो को रिडीम मतलब वापस पाने का जो राइट होता है, उसको डिस्कस करता है। पर ये राइट कब अवेलेबल होता है? आफ्टर द पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू, मतलब जो भी अमाउंट ड्यू है उसके पेमेंट के बाद। Mortgagor can exercise his right to redemption only after the payment of his debts fully. Once he pays his debts fully to the mortgagor, it is the duty of the mortgagee to transfer the interest of the property back to the mortgagor. तो मॉर्गेजर जो है वो अपना राइट ऑफ रिडम्पशन जो है वो आपका कब एक्सरसाइज कर सकता है? जब वो आपके अपने डेब्ट्स कम्प्लीटली या फुली अपने डेब्ट्स का पेमेंट कर देता है। जो भी मतलब उधारी उसने ली है उसका पेमेंट पूरा कर देगा, तो वो हकदार हो जाएगा अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा रिडीम करने के लिए। वंस ही पेज द डेब्ट्स फुली टू द मॉर्गेजी, क्या है यहाँ पर? मॉर्गेजी है, मॉर्गेजर नहीं, मॉर्गेजी। तो जब वो आपका एक बार डेब्ट्स जो है वो आपका मॉर्गेजी को पे कर देता है, तो यहाँ पर मॉर्गेजी की ड्यूटी बन जाती है कि वो जो भी आपका प्रॉपर्टी में जो भी इंटरेस्ट उसने एक्वायर किया था वो ट्रांसफ़र कर दे बैक, किसको? मॉर्गेजर को। देखिए, जो साथ साथ में मैं करेक्शन कर रही हूँ इसमें, वो भी आप पीडीएफ में करेक्शन आप अपनी करते जाइएगा, ताकि पढ़ने में और समझने में कोई गलती ना हो। वेयर द मॉर्गेजर मॉर्गेजेस मल्टीपल प्रॉपर्टीज विद द सेम मॉर्गेजी, he may redeem them separately or collectively provided there is no contract to the contrary. तो यहाँ पर क्या एक पॉइंट और है। ये सारे पॉइंट्स आपको ना सेक्शन 60 में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे, कि जहाँ पर आपका जो मॉर्गेजर है ना, मॉर्गेजर जो है वो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लिखी है ना, तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को मॉर्गेज करता है। पर मॉर्गेजी जो होता है वो सेम होता है। मतलब मान लीजिए ये आपका ए है, इसने एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, पर मॉर्गेजी कौन है आपका? मॉर्गेजी आपका सेम है। फाइन। इसी के पास में इसने अपनी मान लीजिए 2 या 3 प्रॉपर्टी जो भी हैं उसके पास में, वो उसने मॉर्गेज कर ली है। तो यहाँ पर वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेपरेटली
या कलेक्टिवली, मतलब अलग अलग भी इनको रिडीम कर सकता है और कलेक्टिवली भी रिडीम कर सकता है। इसका मतलब कि मान लीजिए उसने एक प्रॉपर्टी का जो भी डेप्थ था वो क्लियर कर दिया, तो वो वाली प्रॉपर्टी अलग से भी रिडीम कर सकता है और सबका एक साथ निपटाने के बाद भी सारी प्रॉपर्टीज़ को कलेक्टिवली रिडीम कर सकता है। बट इसके अगेंस्ट जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको मॉर्गेज डीड में नहीं होना चाहिए। The right of redemption is subject to certain exceptions and it may be restricted by a court order। तो ये जो right of redemption जो होता है ना, इसमें कुछ आपके एक्सेप्शंस भी होते हैं और इसको रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए। इंडियन लॉ जो है इसमें आपका रिडम्पशन जो है उसका मतलब क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मॉर्गेजी टू मॉर्गेजर और डिलीवरी ऑफ पोजेशन। तो इसमें जब आपका मॉर्गेजी से ट्रांसफ़र आपका जब आपका मॉर्गेजी से बैक टू मॉर्गेजर के पास में प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो जाता है, वो आपका रिडम्पशन कहलाएगा। और इसमें साथ ही साथ में ना इसमें आपका डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी होता है कि अगर मान लीजिए जो प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज की गई थी उसका पोजेशन मॉर्गेजी के पास है, तो उस केस में मॉर्गेजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डेब्ट्स फुली पे होने के बाद में पोजेशन को भी वापस मॉर्गेजी को डिलीवर कर दिया जाए। सेक्शन 60 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एनवी6 टू सिग्निफिकेंट डॉक्ट्राइंस। तो सेक्शन जो आपका ये 60 है टीपीए का, इसमें आपको 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्राइंस देखने के लिए मिलेंगे। और ये क्या है, इसमें एक है आपका वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज और क्लॉग ऑन राइट ऑफ रिडम्पशन। तो इन दोनों टॉपिक को ना हम कब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइन। अब अगर हम बात करें कि मोड ऑफ रिडम्पशन क्या होता है, तो ये क्या होता है आपका बाय पेइंग मॉर्गेज मनी टू दी मॉर्गेजी, मतलब मॉर्गेज मनी मॉर्गेजी को पे करके जो भी भाई बचा हुआ है उसको पे कर दिया वापस विद इंटरेस्ट। ओके। और डिपॉजिटिंग मनी इन कोर्ट, मान लीजिए उसने राइट टू रिडम्पशन के लिए क्या करा है आपने, मतलब अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए कोर्ट में अपील डाली है, तो और उसने पैसा वहाँ पर आपका कोर्ट में जमा कर दिया है, तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। और तीसरा है आपका फाइलिंग सूट फॉर रिडम्पशन, मतलब रिडम्पशन के लिए केस फाइल करना अगेंस्ट दी मॉर्गेजी। अब सेक्शन 60 जो है ना, इसमें आपको ये जो इटैलिक्स में दिख रहा है ये सारा आपका क्या है, किसकी लैंग्वेज है, ये आपका जो आपका बेयर एक्ट है उसकी लैंग्वेज है। तो इसको पहले एक बार देख लेते हैं। वैसे मैंने इससे पहले भी समझाया है, फिर भी मैं आपको उसे बता देती हूँ शॉर्ट में। ये कहता है कि एट एनी टाइम आफ्टर द प्रिंसिपल मनी हैज़ बिकम ड्यू टू द मॉर्गेजर द मॉर्गेजर हैज़ अ राइट ऑन पेमेंट और टेंडर एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस ऑफ द मॉर्गेज मनी टू रिक्वायर द मॉर्गेजी। अब ये क्या कहता है कि एक बार जब प्रिंसिपल मनी ड्यू हो जाता है, ठीक है ना, तो मॉर्गेजर प्रिंसिपल मनी आपका ड्यू है, या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल मनी पे कर दिया गया है, ये आप या फिर आपका वो जो मॉर्गेजर है वो पे करने के लिए तैयार है, तो मॉर्गेजर के पास में राइट होता है, ठीक है ना, राइट होता है कि वो मॉर्गेजी से किस चीज़ की डिमांड कर सके, या फिर ये कह सकते हैं कि मॉर्गेजी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी बन जाती है उस समय, to deliver the mortgager the mortgage deed and all documents relating to the mortgage property which are in possession or power of the mortgagee। तो यहाँ पर ये उसकी क्या है, ड्यूटी है, मॉर्गेजी की ड्यूटी है कि वो जो भी आपका मॉर्गेज से रिलेटेड जो भी आपका मॉर्गेज डीड है या कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, मॉर्गेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कि आपका मॉर्गेजी की पोजेशन या उसकी पावर के अंडर है, तो वो डिलीवर बैक करेगा किसको, मॉर्गेजर को, किसको, मॉर्गेजर को। फाइन। वेयर द मॉर्गेजी इज इन पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू डिलीवर पोजेशन देयर ऑफ टू द मॉर्गेजर। तो पहला क्या कहा कि जो भी आपका मॉर्गेज डीड है या जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जिनका पोजेशन किसके पास में है, मॉर्गेजी के पास में, तो वो एक तो वो रिटर्न करना पड़ेगा उसको। दूसरा, मॉर्गेजी के पास में मान लीजिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पोजेशन है, तो वो उसको वापस डिलीवर बैक करना पड़ेगा किसको, मॉर्गेजर को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका कि एट द कॉस्ट ऑफ द मॉर्गेजर आइदर टू रीट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू हिम और टू सच थर्ड पर्सन एज मेड डायरेक्ट और टू execute and where the mortgage has been effected by a registered instrument to have registered an acknowledgement in writing that any right in derogation of his interest transferred to the mortgagee has been extinguished।
तो ये क्या कहता है, ये वाला आपका जो सब क्लॉज है सेक्शन से 60 का टीपीए का, वो क्या कहता है कि मॉर्गेजर के खर्चे पे, अगर मतलब मॉर्गेजर चाहे कि प्रॉपर्टी, देखो एक तो क्या था कि डॉक्यूमेंट्स के पोजीशन की बात हो रही थी, दूसरा प्रॉपर्टी के पोजीशन की बात हो रही थी, अब तीसरा बात हो रही थी कि ट्रांसफ़र करने की बात हो रही थी, है ना, प्रॉपर्टी जो आपकी रीट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये मॉर्गेजर की चॉइस है कि वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना चाहता है, रीट्रांसफ़र कराना चाहता है, कि किसी थर्ड पार्टी के नाम पे ट्रांसफ़र कराना पड़ता है, बट एट द कॉस्ट ऑफ मॉर्गेजर, मतलब इसका जो भी खर्चा आएगा वो कौन देगा, आपका मॉर्गेजर पे करेगा उसका, ठीक है, मॉर्गेजर उसको पे करेगा। फाइन। अब ये क्या कहता है आपका, अगर मान लीजिए जो आपका मॉर्गेज डीड है ना, वो आपका रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है, या हम कह सकते हैं कि किसी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आपका इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तो आपका जो मॉर्गेजी है ना, उसको भी आपका रिटर्न में ही ये आपका मेंशन करना, रिटर्न में ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई जो भी राइट या इंटरेस्ट उसका प्रॉपर्टी में था वो आपका ट्रांसफ़र बैक कर दिया गया है किसको, मॉर्गेजर को, और अब उसका उसमें कोई भी राइट नहीं है, वो ख़त्म हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी आप इसे देख लीजिए कि क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। दिस पर्टेन्स टू द राइट्स ऑफ द मॉर्गेजर in relation to mortgagee once the principal money is in a mortgage arrangement has been become due. This section gives the right to the mortgager to redeem their property from the mortgagee after paying the principal money and any interest due. देखिए जो मैं खाली पढ़ रही हूँ ना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही चीज़ इसमें लिखी है। जैसे आपका ये जो सेक्शन है वो आपका मॉर्गेजर को ये राइट प्रोवाइड करता है कि वो आपका अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सके, ठीक है ना, किससे रिडीम कर सके, मॉर्गेजी से वापस ले सके, पर किसके बाद, अपना जब भी जो भी प्रिंसिपल अमाउंट जो है जो उसने लिया था उसको विद इंटरेस्ट के साथ में, जो भी अगर उसका इंटरेस्ट बनता है उसके साथ में अगर रिटर्न करने पर। इट आउटलाइन सेवरल की राइट्स दैट द मॉर्गेजर हैज़ आफ्टर पेइंग द प्रिंसिपल मनी एंड एनी इंटरेस्ट ड्यू। फाइन। तो कुछ आपके जो की राइट्स, जब मॉर्गेजर अपना जो भी डेप्ट है उसका फुल पेमेंट कर देगा मॉर्गेज से रिलेटेड, उसके बाद में उसके कुछ की राइट्स हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक तो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड राइट हो जाएगा, दूसरा आपका प्रॉपर्टी के पोजेशन की बात करी थी, तीसरा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने की बात करी थी, ये तीनों मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट में आप ये देख लीजिए कि शॉर्ट में इसमें क्या लिखा है। दिस आउटलाइंस द राइट्स ऑफ द मॉर्गेजर टू रीक्लेम डॉक्यूमेंट्स, property possession and the property itself after paying off the mortgage debt, while also allowing for the extinguishment of certain rights granted to the lender in the mortgage arrangement. Fine. अब इसमें ना प्रोवाइडेड दैट करके लिखा है, अब इसमें देख लेते हैं कि प्रोवाइडेड दैट जो है वो आपका क्या कहता है। द राइट कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड by the act of the parties or by decree of a court। तो ये क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट है, मतलब ये एक क्लॉज डाला गया, एक कंडीशन डाला गया है कि ये ऊपर जो भी हमने पढ़ा है ना, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ऊपर के सेक्शन में, सेक्शन के तीनों क्लॉज जो हमने पढ़ा है उसका, उसमें एक कंडीशन, उसकी एक कंडीशन क्या है कि जो भी राइट है ना, जो ये आपका सेक्शन प्रोवाइड करता है वो आपका एक्सटिंग्विश ना हुआ हो, मतलब ख़त्म ना हुआ हो पार्टीज़ के एक्ट के ज़रिए या फिर कोर्ट की डिक्री के ज़रिए। फाइन। मतलब जो राइट ये आपका जैसे कहते हैं ना, मैंने आपको बताया कि कब आपका जो मॉर्गेजर होता है उसका राइट होता है प्रॉपर्टी को रिडीम करने के लिए, और किसकी कंडीशन में और क्या क्या रिडीम कर सकता है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड। उसमें एक क्लॉज ये है कि उसमें एक क्लॉज क्या है कि आपका ये भी जो भी राइट दिया गया है ना, वो आपका पार्टीज़ के एक्ट के ज़रिए या फिर कोर्ट की डिक्री के ज़रिए ख़त्म ना किया गया हो या ख़त्म ना हुआ हो। द राइट कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज़ कॉल्ड अ राइट टू रिडीम एंड अ सूट टू एनफोर्स इट इज़ कॉल्ड अ सूट फॉर रिडम्पशन। तो जो भी राइट ये सेक्शन आपका कन्फर्ड करता है, मतलब देता है, वो क्या है, उसे हम कहते हैं राइट टू रिडीम। और जो सूट इसको इस राइट को एनफोर्स करने के लिए जो सूट फाइल किया जाता है, केस फाइल किया जाता है, उसे हम कहते हैं सूट फॉर रिडम्पशन। Nothing in this section shall be deemed to render invalid any provision to the effect that
इफ़ द टाइम फिक्स्ड for payments of the principal money has been allowed to pass or no such time has been fixed, the mortgage shall be entitled to reasonable notice before payment or tender of such money. तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसका आपको इससे समझ में नहीं आएगा, बट जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है उससे आपको उसमें समझ में आ जाएगा. It states that the right conferred by this section can be preserved. ठीक है ना, तब तक प्रिजर्व रहेंगे अनलेस इट हैज़ बीन एक्सटिंग्विश्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी और बाय अ कोर्ट डिग्री. मतलब इसके जो भी ये आपका सेक्शन है ना, ये जो भी राइट कन्फर्ट करता है वो तब तक प्रिजर्व रहेंगे जब तक कि ये जो आपका बोलते हैं ना, ये जो राइट है वो आपका एक्सटिंग्विश नहीं होता है. पार्टीज जो भी इन्वॉल्व है इसमें, बोरोवर लैंडर दोनों, ठीक है ना, उनकी एक्ट की वजह से, उनकी एक्ट की मतलब उन्होंने कोई ऐसा एक्ट नहीं परफॉर्म किया है जिससे कि ऐसा लगता है कि आपका मॉर्गेज डीड ख़त्म हो गई है, या फिर आपका कोर्ट की डिग्री के ज़रिए भी आपका इस राइट को क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है. इन अदर वर्ड्स इट डिस्कसेस अ राइट दैट अ पार्टी होल्ड्स इन अ मॉर्गेज अरेंजमेंट. तो मॉर्गेज अरेंजमेंट में जो भी आपका बोलते हैं ना, मॉर्गेज डीड में या मॉर्गेज अरेंजमेंट में जो भी पार्टीज के पास जो राइट होते हैं ना, उनको डिस्कस करता है ये. The rights conferred by this section is referred to as a right to redeem and suit for its enforcement is called a suit for redemption. Fine. तो ये मैं ऑलरेडी बता दिया है. अब इसमें क्या है, देखिए जो मैंने बताया था ना, ये पोर्शन आपको उससे समझ में नहीं आएगा जिसमें लिखा था नथिंग इन दिस सेक्शन. ये वाला जो पोर्शन है वह फिर से दिखा देती हूँ. यहाँ से नथिंग इन दिस सेक्शन से लेकर ये वाला जो पोर्शन है, इसका हम लास्ट में इसमें एक्सप्लेनेशन लिखा है क्या है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ प्रोविजन दैट क्लैरिफाइज दैट nothing in this section should invalidate any agreement or provision stating that the mortgagee is entitled to reasonable notice before receiving payment or tender of the mortgage money. मतलब इसमें आपका ये भी कहा गया है कि इस क्या बोलते हैं आपका इस सेक्शन जो है ना, इसमें आपका कोई भी ऐसा मतलब इस सेक्शन का कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो कि इस बात को इनवैलिड कर सके कि आपका ये जो मॉर्गेज है ना, ये जो आपका मॉर्गेज एग्रीमेंट है, इसमें अगर मॉर्गेजर जो है वो पेमेंट देना चाहता है या उसके पास में पेमेंट है और वो मॉर्गेजी को पे करना चाहता है, तो इसके लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसे एक रीज़नेबल नोटिस देना पड़ेगा. फाइन. किसको, मॉर्गेजी को रीज़नेबल नोटिस देना पड़ेगा बिफोर रिसीविंग पेमेंट और टेंडर ऑफ दी मॉर्गेज मनी. मतलब जो मॉर्गेजी है ना, उसका ये राइट होता है, ये प्रोविज़न आपका कहता है कि जो मॉर्गेजी का राइट है ना, नोटिस रिसीव करने का, किसी भी पेमेंट रिसीव करने से पहले नोटिस रिसीव करने का जो राइट है, उसको इनवैलिडेट नहीं करते इस सेक्शन का कोई भी प्रोविज़न. This means that a mortgage agreement can include a clause that requires the borrower to provide notice before making a payment or redeeming the property. तो इसका मतलब क्या है कि जो मॉर्गेज एग्रीमेंट जो होता है ना, उसमें इंक्लूड किया जा सकता है क्लॉज, ये आपका क्लॉज इंक्लूड किया जा सकता है कि जो बोरोवर है ना, उसको ज़रूरत पड़ेगी, वो मतलब ये उसकी ड्यूटी हो कि वो आपका कोई भी पेमेंट करने से पहले, ठीक है ना, कोई भी पेमेंट करने से पहले और प्रॉपर्टी को रिडीम करने से पहले नोटिस देगा किसको, मॉर्गेजी को. अब रिडम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, इसमें क्या लिखा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एंटाइटल अ पर्सन इंटरेस्टेड इन अ शेयर ओनली ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू रिडीम हिज ओन शेयर ओनली ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग ड्यू टू द मॉर्गेज. इसको पहले इतने सेक्शन को देख लेते हैं. ये कहता है कि इस सेक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो किसी ऐसे पर्सन को एंटाइटल करता है, ऐसे मॉर्गेजी को एंटाइटल करता है कि जिसका मॉर्गेज प्रॉपर्टी में कुछ शेयर है, तो उसको ना ये सेक्शन ये एंटाइटल नहीं करता है कि वो सिर्फ अपने हिस्से का पैसा देकर, मतलब जो भी मॉर्गेज मनी ड्यू है ना, उसमें वो सिर्फ अपना शेयर देके अपना वाला जो प्रॉपर्टी में शेयर है उसको एक्वायर कर ले, ऐसा रूल इसमें नहीं है. फाइन. उसको क्या करना पड़ेगा, उसको या तो बोलते नहीं है और मॉर्गेजर्स के साथ मिलकर, ठीक है ना, पूरा अमाउंट पे होने के बाद में ही प्रॉपर्टी को एज अ होल जो है वो एक्वायर किया जा सकता है. मतलब
उसका कुछ शेयर जो है उसका पेमेंट करके कोई भी मॉर्गेज जो है, मान लीजिए मॉर्गेजर, मान लीजिए आपका जो मॉर्गेजर है ना, मल्टीपल मॉर्गेजर है, मतलब ABC, इन तीनों का शेयर है किसी प्रॉपर्टी में, ठीक है ना, मॉर्गेज की है D के पास में। अब ऐसा नहीं होगा कि C चाहता है कि भाई मेरे को अपना जो अपना वाला शेयर है वो, ये मान लो जो मेरा अपना वाला शेयर है मैं इसको वापस रिडीम कर लूँ, तो ये अपने हिस्से का जो भी पैसा है वो उसको दे के अपनी प्रॉपर्टी ले ले, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए क्या हो रहा है, इनको एज अ होल इस प्रॉपर्टी को लेना पड़ेगा। रिडम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, तो ये आपका ये जो आपका प्रोविजन है क्या कहता है, इट क्लैरिफाइज दैट अ पर्सन हु ओन्स ओनली अ शेयर ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी कैन नॉट रिडीम दियर ओन शेयर अलोन ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन द मॉर्गेज। तो ये क्या कहते हैं कि जो कोई भी ऐसा मॉर्गेजर, मतलब बहुत सारे मॉर्गेजर है, मान लीजिए सेम प्रॉपर्टी पे कई लोगों का शेयर है, तो उनमें से कोई भी एक मॉर्गेजर जो है वो ऐसा नहीं कर सकता है कि वो अपना, बोलते नहीं है, अपना शेयर को एक्वायर कर ले किसके बाद में, एक प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ जो भी अमाउंट ड्यू है ना उसमें मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे, उसको पे करने के बाद। एक्सेप्ट ओनली, मतलब किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है, वेयर द मॉर्गेजीज और ऑल मॉर्गेजीज, नहीं, वेयर द मॉर्गेजी और ऑल मॉर्गेजीज has or have acquired in whole or in parts the share of the mortgagor. This means that the redemption has to be done for the whole property and not for the share, ठीक है। सिंगल शेयर के लिए या कह सकते हैं यहाँ पर प्रोपोर्शनेट शेयर के लिए वो प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं कर सकते, एज अ होल उसको रिडीम करना पड़ेगा। फाइन। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर सिर्फ कौन सी कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता है, जहाँ पर मॉर्गेजी या फिर बहुत सारे जो मॉर्गेजी है ना, मॉर्गेजीज हैं, उन्होंने क्या करा है कि जो प्रॉपर्टी को एज अ होल एक्वायर किया है, या फिर उसका और इन पार्ट्स द शेयर ऑफ द मॉर्गेजर, और मॉर्गेजर के शेयर को पार्ट्स में, मतलब बोलते हैं ना, टुकड़ों टुकड़ों में उन्होंने एक्वायर करा है। अगर मान लीजिए, इसको जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए प्रॉपर्टी है, ये 3 भाइयों की प्रॉपर्टी, ये A की है, ये B या C, प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है ना। इसका अब मान लीजिए कि ये आपका D है ना, D ने इससे अलग प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है ना, B से अलग खरीदी और C से अलग खरीदी, मान लीजिए, तब तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये अपना अपना शेयर दे के क्या करें, जो भी भाई ड्यू अमाउंट है उसको पे करके अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि ABC तीनों की ये प्रॉपर्टी है, कंबाइंड प्रॉपर्टी है, इसका कोई डिवीजन नहीं है, तीनों ने मॉर्गेज की है, एक साथ मॉर्गेज की है, फाइन D को। तो यहाँ पर अगर C चाहे कि भाई मैं अपना अपना वाला हिस्सा देता हूँ, मान लो 1/3 में जो भी अमाउंट ड्यू है वो पे कर देता हूँ और अपनी प्रॉपर्टी रिडीम कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। फाइन। अगर सेपरेटली एक्वायर की है, पार्ट्स में एक्वायर की है, तब तो हो सकता है, बट अगर सिंगल एक ही उसमें एक्वायर की है तब ऐसा नहीं होगा। फाइन। तो आई होप कि आपको ये राइट टू रिडम्पशन समझ में आया होगा। कोशिश तो मैंने की है ना। हो सकता है कि कईयों को बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो पाए, तो आप इसे 1-2 बार देखिएगा तो हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको इनसे हेल्प मिलती है, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और साथ ही साथ में कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट